अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी यूनियन। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज हम लोग आगे नेक्स्ट F1 का जो चैप्टर 7 है उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जहां जहां जिन जिन टॉपिक्स में आपको इशू आता है, जिन टॉपिक्स की वीडियोस आपको चाहे वो MA1 है, MA2 है, F2 है, किसी क्वेश्चन में कोई इशू आता है, तब भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करें ताकि उन के सोल्यूशन की वीडियोस में बना के पोस्ट कर दिया करूं। तो चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कोशिश करें कि वीडियो को एंड तक देखें अगर आपने टॉपिक को अच्छे से समझना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। F1 का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे 7। चैप्टर 7 के अंदर टाइप्स ऑफ मार्केट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली चैप्टर 7 हमारा जो है वो है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओवरऑल इकोनॉमिक्स के बारे में था। तो जो माइक्रो का सेक्शन था, व्हाट एवर इट इज, डिमांड और सप्लाई, वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आए हैं। माइक्रो में हमने स्मॉल लेवल पे इकोनॉमी को देखा था, आज हम मैक्रो पे आए हैं। तो मैक्रो का वर्ड होता है लार्ज, यानी कि बड़ी इकोनॉमी। तो बड़ी इकोनॉमी का क्या मतलब होगा? बड़ी इकोनॉमी कहाँ पे होती है? नेशनल लेवल की इकोनॉमी। नेशनल लेवल मतलब ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी। ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी यानी कि पूरे मुल्क की इकोनॉमी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जिसके अंदर हम होल इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं, या जहाँ पे सारी की सारी इंडिविजुअल फर्म्स को सम कर लिया जाता है। इंडिविजुअल फर्म्स को जहाँ पे हम सम करके टोटल इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कोई भी कंट्री है, लेट्स से यूके है, यूके के अंदर जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हैं, उन सबको कंबाइन करके सारे के सारे जितने भी बिजनेसेस हैं उन सबको सम करके टोटल करके हम अगर इकोनॉमी को डिस्कस करें कि टोटल इकोनॉमी यूके की कैसी चल रही है, जीडीपी कितना है, जीएनपी कितना है, ये सारी चीजें जो होंगी वो सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। रादर देन examining the behavior of individual firms and individual macroeconomics focus on the working of economy as a whole including whole। मैंने आपको पहले बताया कि ओवरऑल टोटल इकोनॉमी को हम डिस्कस करते हैं जिसके अंदर सारी की सारी इंडिविजुअल फॉर्म्स को सम कर लिया जाता है। बजाय इसके कि हम एक एक फॉर्म को डिस्कस करें, हम सारी की सारी फॉर्म्स को ओवरऑल कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो पहला वर्ड आता है वो ओवरऑल एग्रीगेट का आता है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, यानी कि सब जिसमें शामिल हो। टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जो पूरे कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है, पूरे होल कंट्री के अंदर। द आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, फिर हमने टोटल आउटपुट भी देखना है। पहले हमने ये देखना है कि पूरे कंट्री के अंदर कितनी डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की, और फिर हमने टोटल आउटपुट भी देखना है। नेशनल आउटपुट, नेशनल प्रोडक्ट मतलब पूरे मुल्क का आउटपुट कितना है और पूरे मुल्क की प्रोडक्ट कितनी है। यानी कि उसके अंदर आपने ये नहीं देखना कि नेशनल प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर से होगा, नहीं। गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, वट एवर जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे इसके अंदर शामिल होंगे। द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि प्रोडक्शन है, उसके लिए सप्लाई फैक्टर कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अगर आप लोग देखो तो पूरे मुल्क के अंदर जैसे लैंड होगा, कैपिटल होगा, पूरे मुल्क के अंदर कितना सरमाया लग रहा है, कितनी जमीन हो रही है, सारी चीजों को हम लोग एज अ होल डिस्कस करेंगे। और जब हम इसको एज अ होल डिस्कस करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, होल इकोनॉमी यानी कि मैक्रो इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो जो चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे फैक्टर अभी मैंने आपको बताया कि फैक्टर जैसे लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, टोटल। अब यहाँ पे आप देखो दूसरा पॉइंट उसने क्या बात किया, उधर ऊपर उसने बताया था कि डिमांड कितनी होगी। अब टोटल इनकम अर्न बाय प्रोवाइड्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए जा रहे हैं उससे टोटल इनकम कितनी प्रोवाइड हो रही है, यानी कि इनकम कितनी मिल रही है। और ये भी हम सिर्फ एक बिजनेस की इनकम नहीं देख रहे, ये ओवरऑल कंट्री की इनकम हम देख रहे हैं, यानी कि पूरे मुल्क की इनकम कितनी होगी। उसके अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है और इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट आपको कौन सी इनकम आती है, कैसे इनकम आती है। जैसे लेबर है तो लेबर यानी कि जो हमारे वर्क फोर्स है, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको किस सूरत में इनकम मिलती है? वेजेस। लैंड है तो लैंड से इनकम कैसे आती है? जाहिर है
आप जिस जगह पे बिजनेस स्टार्ट करते हो वहां पे आप बिल्डिंग लेते हो या वट एवर फैक्ट्री लगाते हो, तो उसका रेंट पे करना पड़ता है, तो रेंट की सूरत में इनकम होती है। इसी तरह कैपिटल, कैपिटल आपका क्या है, आपका पैसा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें क्या मिलता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट क्या, जैसे अगर हम लोग इक्विटी की बात करें तो उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है। तो यानी कि अगर आपने बैंक से लोन लेके इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की सूरत में इनकम मिलेगी। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि ये जो बिजनेसेस हैं छोटे लेवल के, यानी कि जो स्टार्टअप हैं, उनसे आपको प्रॉफिट मिलता है, तो ये भी आपकी इनकम है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कौन कौन सी आपको इनकम मिलती है। उसके बाद मनी स्पेंट इन द परचेजिंग द नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि आपके मुल्क के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी परचेजिंग क्या पावर कितनी है, यानी कि वो कितना स्पेंड करते हैं। अब आप देखो ना, इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी कि जैसे आप लोग देखोगे कि जितने भी ब्रांड्स होते हैं, मतलब जो बड़ी शॉप्स होती हैं, जो ब्रांड्स होते हैं, वो नॉर्मली कहाँ पे होते हैं, वो सिटीज में होते हैं। वो विलेजेस में क्यों नहीं होते, क्योंकि विलेजेस के अंदर लोगों की नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ही पूरा होना बहुत टफ होता है, बहुत टफ लाइफ होती है, और उनके पास, लोगों के पास जो परचेजिंग पावर होती है वो भी लेस होती है। इवन दो अगर ज्यादा भी होती है, बट वो स्पेंड नहीं करते इतना ज्यादा। तो ब्रांड्स कहाँ पे होते हैं, सिटीज में होते हैं। वो इस वजह से होते हैं कि वहां पे लोगों की परचेजिंग पावर जो होती है वो ज्यादा होती है, लोग compete कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो वहां पे ज्यादा लोग मनी स्पेंड भी कर रहे होते हैं। तो ये जितने भी बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो सिटीज के अंदर इसलिए बनाए जाते हैं। तो उस कंट्री के अंदर लोगों की परचेजिंग पावर क्या है, तो इसका मतलब यह है कि वो कितना खरीद सकते हैं, नेशनल एक्सपेंडिचर कितने हैं, यानी कि पूरे मुल्क के एक्सपेंडिचर। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, अब जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे ना, तो मैक्रो का ताल्लुक किसके साथ है, जो पूरे नेशन के साथ है, यानी कि कंट्री के साथ है, नेशनल लेवल के साथ है। तो नेशनल लेवल के ऊपर हम गवर्नमेंट पॉलिसी को कैसे छोड़ सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी यानी कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, मुल्क के अंदर बाकी जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छी हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस हो, ये सारी चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब होता क्या है इन रिसोर्सेज के साथ, ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं। स्कार्स रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, ये होते हैं लिमिटेड रिसोर्स। ठीक है, स्कार्स रिसोर्सेज का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज बेसिकली एक बार यूज हो जाएं तो दोबारा मिलना मुश्किल होता है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, पानी हो गया या हवा हो गया या इस तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि गिवन दैट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मैंने पहले बताया कि जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड रिसोर्सेज, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एवरीथिंग एवरीवन वुड वांट। अब हम ये नहीं कहते कि मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर मुल्क के अंदर इस चीज की जरूरत है कि आप पेपर बनाओ, तो पेपर किससे बनता है, जो कागज होते हैं ये किससे बनते हैं, ये ट्रीज से बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुल्क के अंदर डिमांड पेपर की बहुत ज्यादा है तो हम सारे के सारे दरख्त काट देंगे। अगर हम सारे दरख्त काट देंगे तो हमारे मुल्क के अंदर लोगों लोगों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा नहीं होता कि जो चीजें आपको सारी जरूरत हो सारी की सारी ही बन जाए, अनलिमिटेड वांट्स नहीं हो सकती। आपको क्या करना होता है कि इकोनॉमी के अंदर सारी चीजों को सस्टेन साथ यूज करना पड़ता है, ताकि आपके बाद आने वाली जो जनरेशन हैं उनके लिए भी सारी चीजें बच सकें। अच्छा, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सोसाइटीज को, मेन प्रॉब्लम जो इकोनॉमी के अंदर आती है, फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस, क्या चीज ऐसी होनी चाहिए जो प्रोड्यूस करनी चाहिए, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर हम क्या प्रोड्यूस करें। मोस्टली ऐसा होता है कि लोग जब कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं तो उनको ये समझ नहीं आ रही थी कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि बेसिकली बेनिफिशियल होंगी, फिर उसको कितनी क्वांटिटी के अंदर करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब प्रोडक्शन करते हैं तो ओवर प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो आप लोगों ने MA1 में भी पढ़ा होगा, MA2 में भी पढ़ा होगा, ये ओवर प्रोडक्शन जो होती है उससे आपको प्रोडक्शन के लिए लिमिट सेट करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि आप ओवर प्रोडक्शन करोगे, ओवर प्रोडक्शन की बहुत सारी जो साइड इफेक्ट्स हैं या कॉन्सिक्वेंसेस बैड हैं वो आपको फेस करने पड़ते हैं। आपको स्टोरेज कॉस्ट पे करनी पड़ती है, आपने वो MA2 के अंदर भी पढ़ा होगा, जो ई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी था, EOQ था, उसके अंदर भी हम यही करते थे कि ओवर प्रोडक्शन को स्टॉप कर सकें ताकि हम एनुअल होल्डिंग कॉस्ट को कम कर सकें। तो क्वांटिटी लेस होनी चाहिए। हु शुड मेक देम, कौन उनको बनाएगा, ये भी इशू होता है कि कौन प्रोड्यूस करेगा, लाइक जो
ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं, सोर्स हैं, वो बनाएंगे या नहीं, हु गेट्स द आउटपुट, मतलब जो बनती हैं चीजें वो कौन लेगा, आउटपुट कौन लेगा। मोस्टली ऐसा होता है कि देखें कुछ कंट्रीज के अंदर जो अच्छी चीजें होती हैं, जो अच्छी चीजें बन रही होती हैं, वो ज्यादातर बाहर भेज दी जाती हैं, एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। तो ये चीजें भी डिसाइड करना मुश्किल होता है इकोनॉमी के अंदर या सोसाइटीज के अंदर, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। द मार्केट इकोनॉमी इज द वन अप्रोच टू डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम। अब वो कह रहे हैं कि मार्केट इकोनॉमी जो होती है वो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए बेहतर होती है। मतलब मार्केट इकोनॉमी के अंदर आप सारी चीजों को, प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, कैसे वो हम देख लेते हैं। इन अ मार्केट इकोनॉमी, इंटरेक्शन बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, जो सप्लाई एंड डिमांड मार्केट फोर्सेस हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, डिटरमाइंस व्हाट इज मेड इन व्हाट क्वांटिटी एंड हु गेट्स द आउटपुट। मार्केट के अंदर आपको पता होता है कि मार्केट वो प्लेस होती है जहां पे आपको पता होता है कि कितने नंबर ऑफ बायर्स हैं, कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं। तो वहां से आपको आइडिया हो जाता है, डिमांड का आपको पता चल जाता है कि कितनी डिमांड है, तो कितनी क्वांटिटी बनाई जाए, और कौन लोग हैं जिनकी ये डिमांड है उनको दिया जाएगा। पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डिटरमाइंड बाय द डिसीजन मेड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर। मैंने पहले अभी बता दिया कि जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, उनसे आपको पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ बायर्स हैं, कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं, और कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाए। तो उससे पैटर्न पता चल जाता है। पैटर्न यानी कि जैसे हमारे पास ईयर टू ईयर हम कंपैरिजन करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, 2020 में हमने कितना प्रोड्यूस किया था, 2021 में कितना करना चाहिए, लास्ट टाइम हमारा क्या था। थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, बट हमें पैटर्न का पता चल जाता है। तो मार्केट, बेसिकली मार्केट इकोनॉमी एक बेस्ट अप्रोच है। तो ये चीज हम इस तरह से डिस्कस करते हैं। इन इट्स purest form, this would employ no government intervention in the economy. In reality, most modern economies are a mix of free markets and government intervention to provide public services such as health and education. अब वो कह रहा है कि purest form, वहां पे नॉर्मली क्या होता है कि विदाउट गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से आप इकोनॉमी को चलाओ, बट ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है। और प्योरेस्ट फॉर्म तो बहुत कम, रेयरली हो सकती है, हर जगह नहीं होती। और मॉडर्न इकोनॉमीज के अंदर आप क्या करते हो, आप मिक्सचर करते हो, एक तो फ्री मार्केट भी होती है और साथ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी होती है। जिस हिसाब से तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज दे देती है, गवर्नमेंट आपको हेल्थ एंड एजुकेशन के बेनिफिट दे देती है, तो ये भी एक इकोनॉमी के लिए फायदा हो जाता है। तो ये बेसिकली एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का छोटा सा इंट्रो था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने क्या क्या चीजें करनी है। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो वर्ड हमने कहा था लार्ज, इसका ताल्लुक क्योंकि नेशनल लेवल के साथ है, तो नेशनल लेवल को, नेशन को चलाता कौन, ठीक है, नेशन को कौन चलाएगा, नेशन को गवर्नमेंट चलाएगी। गवर्नमेंट तो नेशनल ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कौन बनाएगा, ऑब्वियसली चलाएगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ये जो पॉलिसी बनाती है उसके अंदर गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, यानी कि इस पॉलिसी का मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है। While some economists advocate a free market, one without government interference, no doubt कि कुछ इकोनॉमिस्ट इस चीज को कहते हैं कि फ्री गवर्नमेंट, जो फ्री मार्केट होनी चाहिए, बट in reality most governments intervene through various macroeconomic policies in an attempt to improve performance of the economy। मैंने अभी ऊपर आपको बात करके बताया कि ऐसा रेयरली होता है कि जहाँ पे विदाउट गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से इकोनॉमी चल रही होती, बट मोस्टली क्या होता है कि गवर्नमेंट ही इन्फ्लुएंस कर रही होती है, गवर्नमेंट बेसिकली इम्पैक्ट कर रही होती है। तो हम देख लेते हैं कि वो कैसे होगी। अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का। जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि ओवरऑल ग्रोथ का मतलब होता है क्या, सक्सेसफुल हो, ज्यादा हो, मतलब इकोनॉमी अच्छी हो। इसके अंदर आप क्या करो, इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी मतलब कि चीजों को बनाने की कैपेसिटी ज्यादा हो, लिमिट ज्यादा हो इकोनॉमी के अंदर, यानी कि बिजनेसेस ज्यादा से ज्यादा हो, बिजनेसेस ज्यादा से ज्यादा हो। इसके लिए अब एज अ स्टूडेंट आपका क्वेश्चन ऐसे माइंड में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट कैसे कैपेसिटी इंक्रीज कर सकती है। तो गवर्नमेंट अगर देखें आप, इंटरेस्ट रेट को कम कर दे, ठीक है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को कम कर दे। इंटरेस्ट कौन सा, जो बैंक से हम लोन लेते हैं, अगर इंटरेस्ट लेस हो जाए तो लोन लोग इजीली ले सकेंगे। आप जैसे, मुझ जैसे लोग लोन लेके इजीली बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे, और बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैपेसिटी प्रोडक्शन की होगी, यानी कि प्रोड्यूस करेंगे लोग चीजें। तो गवर्नमेंट चाहे तो इसको
इफेक्ट कर सकती है। फिर उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट का होता है दैट इज लो इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन को इन अदर वर्ड्स हम यूं भी कह सकते हैं कि लो इन्फ्लेशन का मतलब, इसको ऑपोजिट साइड पे हम कह सकते हैं हाई एम्प्लॉयमेंट। ओ सॉरी सॉरी, इन्फ्लेशन है, हम कह सकते हैं इसको, वो इधर आता है, हाई हाई एम्प्लॉयमेंट और लो अनएम्प्लॉयमेंट। लो इन्फ्लेशन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइसेस है ना, लेस होनी चाहिए, प्राइसेस लेस या अंडर कंट्रोल होनी चाहिए। इन्फ्लेशन का ताल्लुक किसके साथ है? प्राइस के साथ, ठीक है। इन्फ्लेशन का ताल्लुक, इन्फ्लेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन वर्ड का हिंदी या उर्दू मीनिंग होता है महंगाई। हम सबको पता है कि महंगाई क्या होती है, यानी कि चीजों की कीमतों का बढ़ जाना बहुत ज्यादा, जो हमारी अफोर्डेबिलिटी से आगे हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। तो लो इन्फ्लेशन इंश्योरिंग दैट द प्राइस रिमेन स्टेबल एंड सस्टेनेबल लॉन्ग लास्टिंग, मतलब प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, थोड़ी थोड़ी अफोर्डेबल पड़े। जैसे अब देखो, कुछ कंट्रीज होते हैं जिसके अंदर, जैसे अगर एक चीज 2020 के अंदर 100 की थी और 2021 के अंदर वही चीज 200 की हो जाती है, दैट इज नॉट बियरेबल। ये बिल्कुल भी बियरेबल इस सेंस में भी कि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, कोई चीज आपकी पिछले साल 100 की थी, इस साल चलो 105 की हो गई है या 110 की हो गई है, दैट इज एक्सेप्टेबल। कि चलो एक साल के अंदर थोड़ा बहुत फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगे होते हैं, पीछे लेबर का या कुछ थोड़ी बहुत महंगाई होती है तो इतना, बट ये जो इन्फ्लेशन है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो गवर्नमेंट का काम होता है, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज होती है प्राइस करने के लिए या प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, तो गवर्नमेंट का काम है कि प्राइस को स्टेबल रखा जाए, सस्टेनेबल रखा जाए, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग के अंदर इनकी प्राइसेस इस तरह से वर्क करें। देन अदर फैक्टर आ जाता है हाई एम्प्लॉयमेंट। हाई एम्प्लॉयमेंट के अंदर यानी कि लो अनएम्प्लॉयमेंट, इसका जैसे ऊपर में लिखने लगी थी तो वो इसके साथ आता है लो अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट आपके मुल्क के अंदर कम हो। अब गवर्नमेंट कैसे इस चीज के ऊपर वर्क कर सकती है या इस चीज के ऊपर हेल्प कर सकती है कि आपकी हाई एम्प्लॉयमेंट हो? देखो, अभी मैंने बात की, जैसे गवर्नमेंट लेट से अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देती है तो पहली बात यह है कि लोन लेके लोग बिजनेसेस शुरू करेंगे। अगर लोग बिजनेसेस शुरू करेंगे तो बिजनेस के अंदर लोगों को जॉब्स के लिए लोग भी चाहिए होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट इस सूरत में भी हो सकती है। बट दूसरा वे ये है कि गवर्नमेंट बहुत सारे जो स्टार्ट करती है, स्कीम्स स्टार्ट करती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, जैसे बहुत सारे रोड कंस्ट्रक्शन हो गए, ये स्काई वेयर्स हो गए, अंडर पासिस हो गए, बहुत सारे। तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स लॉन्च करती है तो उसके थ्रू गवर्नमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट के वो देती है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज देती है। जैसे मेट्रो आ गया तो मेट्रो के अंदर भी बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिली, नई नई नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं तो उसके अंदर लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ऑब्वियसली उसके अंदर लोगों को काम तो लोगों ने ही करना होता है, तो गवर्नमेंट चाहे तो वो ऐसा पॉसिबल कर सकती है नई नई स्कीम्स लाके। सस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको कहते हैं? पेमेंट का बैलेंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब जो आपकी रिसीट्स एंड पेमेंट्स का बैलेंस है। अब रिसीट्स और पेमेंट का बैलेंस कहाँ से आएगा? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यानी कि आपकी जो, देखो, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो इट मीन्स कि आपको दूसरे मुल्क से पैसा आता है, दैट इज योर रिसीट्स। अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आप बाकी मुल्क से चीजें मंगवा रहे हो, इट मीन्स आपकी पेमेंट होगी, आपका पैसा बाहर मुल्क में जा रहा है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक हद से ज्यादा ना तो इंपोर्ट्स अच्छी होती हैं, एक हद से ज्यादा ना तो एक्सपोर्ट अच्छी होती है। एज अ स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ज्यादा एक्सपोर्ट करना बहुत अच्छी चीज है क्योंकि उससे हमारे मुल्क में पैसा आता है। नो, एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आपको इन दोनों के दरमियान बैलेंस रखना है। 100% मैं ये नहीं कहूंगी कि बैलेंस एग्जैक्टली हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट आपको मेंटेन जरूर रखना है। बैलेंस क्यों रखना है, उसकी रीजन क्या है? जिन लोगों को ये लगता है कि आप अगर एक्सपोर्ट करोगे, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे, तो उससे आपके मुल्क के अंदर पैसा आएगा, यानी कि कैश रिसीट होंगी आपके अंदर, आपके मुल्क के अंदर, तो आपको फायदा होगा। तो अगर आप एक जरूरत से ज्यादा एक्सपोर्ट कर लेते हो तो इसका मतलब आपके मुल्क के अंदर चीज की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। मुल्क के अंदर अपने लोगों के लिए रिसोर्सेज नहीं बचते, तो आपको चाहे वो इम्पोर्ट है, बाहर से मंगवाना है,
तब भी चाहे आपको बाहर अपनी चीजों को बेचना है, इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस कायम करना है ताकि जरूरत से ज्यादा अ, चीजें खराब ना हो। अच्छा, अब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आगे दी गई है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7 के अंदर हमें क्या बोला जा रहा है? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी? कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का? अगर आप लोग देखो तो ऊपर 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स हमने पढ़े। इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो फर्स्ट पॉइंट था, ये तो हमने पढ़ा है। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, ये भी हमने पढ़ा है कि इन्फ्लेशन के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। लोअर लेवल ऑफ टैक्सेशन, ये तो अभी हमने ऊपर कहीं पे, आप ऊपर जाके देखो तो हमने नहीं पढ़ा लोअर लेवल ऑफ टैक्सेशन। अब बैलेंस्ड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तो ये लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनको बैलेंस करना चाहिए, इसका मतलब लोअर लेवल ऑफ टैक्सेशन। लोअर लेवल ऑफ टैक्सेशन गवर्नमेंट क्यों नहीं करती, इसका ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं होता? क्योंकि टैक्सेशन ही गवर्नमेंट की इनकम है, टैक्स से ही गवर्नमेंट इनकम बनाती है, तो वो लोअर तो नहीं रखेगी। तो नॉट ये वाला ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी जो है वो का करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ओके, आगे आ जाता है लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन इन द इकोनॉमी। ये बिजनेस एक्टिविटी के अंदर लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या क्या हो सकती है, इसका मतलब जैसे हमने बात की ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो लेवल ऑफ एक्टिविटी होगा वो क्या होगा? अभी हमने बात की थी कि एग्रीगेट डिमांड को हमने देखना है। तो वो एग्रीगेट डिमांड यानी कि टोटल डिमांड बनती कैसे, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? क्या सिर्फ अ, हमारे गवर्नमेंट के बिजनेस शामिल होते हैं या सिर्फ प्राइवेट बिजनेस शामिल होते हैं? नहीं, हमने ओवरऑल देखना है। While the level of activity with a particular industry will depend on specific test, वो कह रहा है कि डिपेंड करता है टेस्ट एनालिसिस के इश्यूज के, टेस्ट क्या है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, वो हमने पीछे बात चैप्टर 6 के अंदर। issues the overall level of activity in economy therefore growth can predict by several key factor। नो डाउट कि वैसे तो डिपेंड करता है कि आपके मुल्क के अंदर कितनी लेवल ऑफ एक्टिविटी है, वो उसके टेस्ट पे डिपेंड करता है, यानी कि उसका पॉलिटिकल फैक्टर कैसे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर कैसे हैं, सोशल फैक्टर कैसे हैं, टेक्नोलॉजी कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। बट आप फिर भी प्रिडिक्शन कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे प्रिडिक्शन हो सकती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एग्रीगेट डिमांड, सबसे पहले क्या आ जाता है? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कैसे होगी? टोटल डिमांड हमने देखना है। टोटल डिमांड के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं? मैंने अभी बताया था कि टोटल डिमांड यानी कि ओवरऑल कंट्री के अंदर कितनी डिमांड है। टोटल डिमांड के अंदर क्या फॉर्मूला आएगा? देखें, टोटल डिमांड कंट्री का ओवरऑल टोटल कंट्री का आउटपुट। एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड, सी प्लस आई। अब यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात लिखूंगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा अक्सर होता है कि आपके पेपर के अंदर जो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है उसके अंदर कहीं ना कहीं 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन, उसके अंदर ऐसे फॉर्मूलाज भी पूछे जाते हैं। फॉर्मूलाज के अंदर क्या होता है कि वो शायद आपको एक्स माइनस टी कर दे, एक्स माइनस वाई कर दे, एक्स माइनस डी कर दे, या कुछ भी थोड़ी सी मिस्टेक आगे पीछे करके आपसे पूछे कि कौन सा वाला फॉर्मूला राइट है, और एक में वो राइट दिया हुआ हो। तो इस फॉर्मूला को आपने याद रखना है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम का क्या लॉजिक है, इसको भी हम देखते हैं। ये एक्सपोर्ट माइनस जो इम्पोर्ट्स हैं उसको हमने देखना है। द एग्रीगेट डिमांड, सी कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर कौन? हम लोग, जो हम स्पेंड करेंगे। एग्रीगेट डिमांड है ना, आपने अपने माइंड के अंदर ये टॉपिक पढ़ते हुए इस चीज को याद रखना है कि आप किस चीज को देख रहे हो? आप एग्रीगेट डिमांड को देख रहे हो, इसको देख रहे हो कि टोटल डिमांड मुल्क के अंदर कैसे पैदा होगी, कैसे होती है। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग, हम लोग जिन्होंने चीजें लेनी है, हम पैसे देंगे, कैश पे करेंगे तो चीज लेंगे, ये हमारी जरूरत है। इसका मतलब हमारी स्पेंडिंग भी डिपेंड करती है, ये भी गवर्नमेंट की डिमांड क्रिएट करेगी, यानी कि जैसे हमें आटा, चीनी, दालें, ये चीजें चाहिए तो ये डिमांड होगी हमारी। कंज्यूमर स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स। अब इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स कर रही हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उससे भी गवर्नमेंट की डिमांड, मतलब गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, मतलब मुल्क के अंदर फर्म्स की जो उनकी वजह से प्रोडक्शन हो रही है, उनकी वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, सारा कुछ, उसकी वजह से भी लोग सैलरीज ले रहे हैं, सैलरीज लेके लोग पैसे
तो चीजें खरीदेंगे, तो ओवरऑल ये भी एग्रीगेट डिमांड का पार्ट बनता है। फिर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जो खुद स्पेंड कर रही है, खुद जो मनी लगा रही है, वो भी एग्रीगेट डिमांड का पार्ट ही बनता है। डिमांड फ्रॉम एक्सपोर्ट, देखो आपके मुल्क से कोई बाहर वाला मुल्क, जैसे पाकिस्तान से अगर कोई मुल्क बाहर से, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना पाकिस्तान से कोई चीज खरीदता है, पाकिस्तान को चाइना को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये उन पाकिस्तान के लिए चाइना अगर कोई चीज मांग रहा है तो इट मीन्स ये डिमांड क्रिएट हो रही है, ये भी टोटल डिमांड है। बट इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या है कि पाकिस्तान ने चाइना से कोई चीज मंगवाई है, इसका मतलब ये चाइना के लिए डिमांड है, हमारे लिए डिमांड नहीं, ठीक है, हमारी डिमांड नहीं है, हमने ये चाइना की डिमांड क्रिएट की है कि हमने चाइना से कुछ मंगवाया। तो इंपोर्ट्स को माइनस करने के बाद बाकी जितनी भी चीजें हैं, वट एवर वो एक्सपोर्ट है, कंज्यूमर स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, सारा कुछ प्राइवेट बिजनेसेस हैं, ये सब एग्रीगेट डिमांड को शो करते हैं। तो यहाँ पे हमें एग्रीगेट डिमांड के लिए, अच्छा अब वो कह रहा है कि हायर डिमांड कैन रिजल्ट इन द फॉर्म इंक्रीजिंग आउटपुट, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना आउटपुट इंक्रीज होगा और ज्यादा स्टाफ हायर होगा। मैंने अभी ऊपर बताया कि ये जो फर्म्स की स्पेंडिंग है उसकी वजह से फर्म्स जो बिजनेसेस स्टार्ट करती हैं, लोग वहां पे जॉब्स करते हैं, जॉब से वो सैलरी लेते हैं और सैलरी से जाहिर है उन्होंने चीजें खरीदनी होती हैं और वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, डिमांड के अंदर इंक्रीज आता है। उसके बाद है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। कंज्यूमर कौन, हम लोग, हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है या हम लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे आता है किसी को चीज लेने के लिए या कुछ भी। दिस इज द डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म दैट कंज्यूमर और बिजनेसेस फील अबाउट द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, देयर ओन पर्सनल फाइनेंशियल स्टेट। अब देखो जिस कंट्री के अंदर इकोनॉमी अच्छी होती है ना, वहां पे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि मुल्क के पास भी पैसा होता है और एज अ कंज्यूमर आपके पास भी पैसा होता है, आप भी इच्छा कमा रहे होते हो और आप स्पेंड भी करना चाहते हो। तो अगर मुल्क की फाइनेंशियल स्टेट अच्छी है, मुल्क की इकोनॉमी अच्छी है, तो आपकी भी फाइनेंशियल स्टेट अच्छी है। अगर मेरे मुल्क के पास पैसे ज्यादा हैं तो मेरे पास भी ऑब्वियसली पैसे ज्यादा होंगे। हायर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मीन्स दैट दे आर विलिंग टू स्पेंड मोर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जाहिर है अगर मेरे पास पैसे ज्यादा होंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि मैं ज्यादा चीजें खरीद सकती हूँ, और अगर ज्यादा चीजें खरीद सकती हूँ तो इट मीन्स कि मेरी स्पेंडिंग पावर भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, मुझे ज्यादा से ज्यादा चीजों की जरूरत होगी, मैं खरीदती जाऊंगी तो डिमांड क्रिएट होती जाएगी। Higher businesses confidence will result in increased level of investment in new factories and machinery। ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा तो मेरे पास पैसे ज्यादा होंगे, मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगी, मैं इन्वेस्ट करूंगी न्यू फैक्ट्रीज मशीनरी के अंदर, तो उससे भी एग्रीगेट डिमांड और बढ़ेगी। कॉन्फिडेंस कैन बी रिड्यूस बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। कॉन्फिडेंस हमारा एज अ कंज्यूमर रिड्यूस बहुत सारे फैक्टर से हो सकता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, जॉब ही नहीं है तो क्या कॉन्फिडेंस आएगा, प्राइसेस इतनी महंगी है, मतलब मैं अगर बिजनेस शुरू भी करती हूँ तो उसके ऊपर इतनी महंगी चीजें और इतना मुश्किल हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। इवन नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, मुझे फायदा नहीं हुआ, कोई अर्थक्वेक हो गया या कुछ भी, तो कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। उसके बाद कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जितना ज्यादा कैपिटल होगा, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस होगी, कैपिटल पैसा है ना, तो पैसे की जितनी ज्यादा इजीली अवेलेबिलिटी होगी उतना बिजनेसेस में ज्यादा एक्सपेंड कर सकूंगी, मैं बिजनेस बढ़ा सकूंगी, मतलब मैं और इन्वेस्ट कर सकूंगी। इंटरेस्ट रेट लो है तो मैं ज्यादा लोन लेके बिजनेस शुरू कर सकूंगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट कम है ना। अगर मुझे 1 लाख के ऊपर 1 लाख का लोन लेके मुझे सिर्फ 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है या 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो मैं वो लोन लूंगी और जॉब, वो मैं बिजनेस उससे स्टार्ट करूंगी, तो इससे भी एग्रीगेट डिमांड आपकी इन्हांस होगी। तो गवर्नमेंट चाहे तो ये चीजें कर सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसी, इसी तरह गवर्नमेंट चाहे तो इंक्रीज या कर सकती है एग्रीगेट डिमांड को। कैसे, फिस्कल पॉलिसीज एडजस्ट करके। फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी वो होती है जो टैक्स से रिलेटेड पॉलिसी होती है, यानी कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के से रिलेटेड होती है। अब गवर्नमेंट अगर टैक्स कम कर दे, यानी कि जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर टैक्स कम कर दे, मतलब आप कमाओ, जैसे आप F6 के अंदर जाके टैक्स स्लैब्स पढ़ोगे, टैक्स स्लैब्स का मतलब क्या है, यानी कि रेट्स पढ़ोगे कि कितनी इनकम के ऊपर कितना टैक्स है। अब तो जैसे बहुत सारे मुल्कों के अंदर बिल्कुल हर चीज पे टैक्स ही टैक्स आता जा रहा है, तो टफ होती जा रही है लाइफ। अगर गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स को कम करे, तो इसका मतलब ये है कि लोग इजीली और बड़े बिजनेसेस करेंगे, इन्हांस करेंगे बिजनेसेस से, तो उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। इसी तरह एक्सचेंज रेट मूवमेंट, एक्सचेंज रेट मूवमेंट के अंदर आपका आ जाता है करेंसी रेट, ठीक है, करेंसी रेट जो कि आप जाके आगे पढ़ोगे F9 के अंदर प्रॉपर इसके ऊपर के एक्सचेंज रेट मूवमेंट।
कैसे आपको करेंसी हेज करनी पड़ती है, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। बट यहाँ पे हमने ये देखना है कि एक्सचेंज रेट मूवमेंट के अंदर आपको कब क्या करना चाहिए। स्ट्रेंथन होती है करेंसी तो इसका मतलब यह है कि कंट्री को जो एक्सपोर्ट होती है वो एक्सपेंसिव पड़ती हैं। एक्सपोर्ट मतलब ये, आप स्ट्रेंथन करेंसी का मतलब यह है कि एक कंट्री की करेंसी, जैसे अगर फॉर ये अब स्ट्रेंथन करेंसी किसकी बात हो रही है, फॉरेन करेंसी की, ठीक है, फॉरेन करेंसी स्ट्रेंथन हो रही है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यूके की करेंसी स्ट्रेंथन होती है तो आपको फी के लिए फिर क्या करना पड़ता है, ज्यादा पे करना पड़ता है। इसी तरह जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपेंसिव होता है, इंपोर्ट करते हो तो चीपर पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथन के अंदर भी आपको इशू है, तो अब आपने करेंसी की मूवमेंट भी देखनी है। दिस वुड रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इससे रिड्यूस होती है, मतलब अब आप इंपोर्ट्स, फिर उससे इंपोर्ट आपको चीपर पड़ेंगी तो इंपोर्ट आप ज्यादा करोगे, एक्सपोर्ट कम करोगे। तो जब एक्सपोर्ट आप कम कर रहे हो तो आपकी डिमांड लो हो रही है, ऊपर हमने पढ़ा था ना एक्सपोर्ट डिमांड के अंदर शामिल है, तो वो लेस हो रही है। इसी तरह यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं इनको आप अच्छे से इम्प्रूव करो, बिजनेसेस के अंदर लोअर कॉस्ट लगे, अच्छी कैपेबिलिटीज हो, आउटपुट ज्यादा हो, एफिशिएंसी ज्यादा हो, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा बढ़ती है। आगे ये एक रिसेशन, एक 2008 का ग्लोबल रिसेशन है, उसके अंदर बताया गया था कि कैसे वैट रिडक्शन हुई थी, इंटरेस्ट रेट वगैरह जो क्रस्ट आया था। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8 को हम देख लेते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8 में क्या बोला जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, चेंजिंग द लेवल ऑफ टैक्सेशन इज द ओनली वे दैट गवर्नमेंट कैन अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड। क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही वे है टैक्स को चेंज करने से गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट कर सकती है? नहीं, सिर्फ टैक्स को नहीं बल्कि इंटरेस्ट रेट को, कैपिटल को, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। A weakened currency could प्रोवाइड बूस्ट एग्रीगेट डिमांड ऑफ द कंट्री। अगर करेंसी वीकन होती है तो एक्सपोर्ट हमारी जो होती है, अभी ऊपर आप देखो तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था, करेंसी स्ट्रेंथन होगी तो एक्सपोर्ट आपकी कम होंगी, ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा हो रही थी। तो उसी का उल्ट बताया गया, अगर वीकन करेंसी होती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इसका मतलब यह है कि आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे, यहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी और इंपोर्ट्स आपकी कम होंगी। तो ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसका मतलब यह है कि आपकी ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिकॉज ऊपर वाले में उसने बताया कि एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया है कि ओनली वे सिर्फ टैक्स का नहीं है और बहुत सारे वेज हैं। तो होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी, लेक्चर की समझ आई होगी, ये इकोनॉमिक फैक्टर समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे ट्रेड साइकिल वगैरह डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब एटलीस्ट मस्ट किया करें, आपकी एक सब्सक्रिप्शन से एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस आता है कि एटलीस्ट कुछ लोगों को मेरे वे ऑफ टीचिंग की समझ आ रही है तो मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, तो ये एक मोटिवेशन आती है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।